हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे जो यूज़फुल रहेंगे आपको JEE मेंस एग्ज़ाम्स के लिए और नीट एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखो यहाँ पर एक फर्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है। पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन्स कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 3 meters per second. The other half of the distance is covered in two equal time interval with a speed of 4.5 meters per second and 7.5 meters per second respectively. The average speed of the particle during this motion is। तो यहाँ पर आपको तीन स्पीड दिया हुआ है, एक 3 meters per second, दूसरा 4.5 meters per second, तीसरा 7.5 meters per second। तो आधी डिस्टेंस जो है वो तीन के स्पीड से कवर की गई है और दूसरी हाफ डिस्टेंस जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर की गई है विद स्पीड ऑफ इन टू इक्वल टाइम इंटरवल। यानी कि ये जो आधी स्पीड है वो दो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर की गई है विथ स्पीड ऑफ 4.5 एंड 7.5। हमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला लिखा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा है। आप देखिए यहाँ पर ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पार्टिकल हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 3 meters per second। तो ये जो पहली स्पीड है वो उससे वो हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितने टाइम में ये कवर कर रहा है आप देखिए। ये टाइम जो यहाँ पर दिया हुआ है ये T1 लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर वो दिया गया है कि स्पीड ये T1 है। तो ये कौन यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है यानी कि स्पीड दी गई है कि कितनी स्पीड का ये हाफ डिस्टेंस कवर हो रहा है 3 meters per second। तो 3 meters per second की स्पीड से ये हाफ डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 3 इज इक्वल टू S/2 इंटू T1। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें फर्स्ट टाइम इंटरवल निकाल रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम इंटरवल आएगा x/6। अब इसके बाद हमको दिया गया है कि दूसरा हाफ जो डिस्टेंस रहेगा यानी कि सेकेंड स्पीड जो हमको दी गई है वो आप देखिए। ये सेकेंड डिस्टेंस अगर हम बोलेंगे तो ये कवर हो रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम T2। तो आपका ये जो यहाँ पर टाइम इंटरवल बनेगा T2 वो रहेगा x2 अपॉन स्पीड। तो सेकेंड स्पीड जो हमको यहाँ पर दी गई है वो 4.5 है। तो ये यहाँ पर हम 4.5 को लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 4.5 को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये 4.5 आ गया। तो इसकी वजह से हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये ठीक है, टाइम टू T2 हमने निकाल रखा है। अब तीसरी स्पीड हम लिखेंगे दैट इज x3 अपॉन T3। तो अगर हम थर्ड टाइम इंटरवल फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर दैट इज x3 अपॉन V3 और V3 हमको दिया गया है V3 हमको यहाँ पर दिया गया है 7.5। तो आप देखिए V3 हमको दिया गया है दैट इज 7.5। तो ये हमने फर्स्ट टाइम निकाला है, ये सेकेंड टाइम निकाला है, ये थर्ड टाइम निकाला है। अब दूसरी बात क्या है कि x2 और x3 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ से इक्वेशन से x2 की वैल्यू निकालते हैं तो T2 इंटू 4.5 है और x3 अगर हम निकालते हैं तो ये भी हमको दिया गया है T3 इंटू 7.5। और हम जानते हैं x2 प्लस x3 हमारा क्या रहेगा x/2। x2 प्लस x3 हमारा रहेगा h/2। तो ये रहेगा T2 इंटू 4.5 प्लस T3 इंटू 7.5। T2 और T3 इक्वल है तो आप T2 इंटू 4.5 प्लस T2 इंटू 7.5 भी लिख सकते हो।
तो इससे देखिए ये x/2 हाफ डिस्टेंस की टाइम हमको मिल रही है, इट इज t2 इंटू 10। ये यहाँ पर 10 आ गया, 10 11 12 आ गया, यहाँ पर 7.4 और ये 10 11 12 हो गया, ठीक है, 12.0। तो इसका मतलब आधा डिस्टेंस जो रहेगा वो इतना रहेगा t2 इंटू 12, यानी कि आपका जो हाफ डिस्टेंस कवर हो रहा है, सेकेंड हाफ डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो इतने टाइम में कवर हो रहा है, x/24, 12 to the 24, यानी कि अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टाइम हमने निकाला हुआ इन टर्म्स ऑफ एस, राइट। तो ये टोटल टाइम जो रहेगा हमारा t1 प्लस t2 हो सकता है, क्योंकि हाफ द डिस्टेंस देखो ये कितने टाइम में कवर हो रहा है t2 में, तो ये टाइम निकल गया है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा s है। और ये t1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो आप देखिए ये t1 जो निकला हुआ है यहाँ पर x/6, x/6 प्लस x/24। तो अब ये बहुत सिंपल हो गया, एस हमारा कॉमन है तो ये निकाल सकते हैं हम यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, 24 इंटू 6 आ जाएगा। तो इससे देखो ये 24 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा ये 15 आ गया, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, तो 4.8 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखेंगे ऑप्शन है क्या यहाँ पर, ये सी ऑप्शन है यहाँ पर, 4.8 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कल of fixed radius in such a way that centripetal acceleration at time t is given by n square r into t square, where n is a constant, the power delivered to the particle by the force acting on it। अगर पार्टिकल सर्कल में मूव हो रहा है, अगर आप देखो ये पार्टिकल अगर सर्कल में मूव हो रहा है तो यहाँ पर दो फोर्सेस लगेंगे, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हम कंसिडर करते हैं तो पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक सेंट्रिपिटल रहेगा जिसको हम बोलते हैं रेडियल फोर्स, और दूसरा जो रहेगा टेंजेंशियल। तो यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स जो रहेगा ये कोई पावर डेवलप नहीं करेगा, बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। बट रेडियल फोर्स जो है ये, सॉरी, टेंजेंशियल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये पावर डेवलप करेगा। सो पावर इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स इंटू वेलोसिटी। टेंजेंशियल फोर्स रहेगा मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, राइट। क्योंकि ये देखिए ये फोर्स इंटू पावर, पावर एट एनी टाइम इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, और ये स्केलर फॉर्म में p इंटू वी बन जाएगा, क्योंकि थीटा हमारा 0 है। तो फोर्स इंटू स्पीड, फोर्स इज पावर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आता है ये हमको किसके वजह से मिलता है, चेंज इन स्पीड की वजह से। तो dv/dt मिलेगा इसका फॉर्मूला। और यहाँ पर आपको रेडियल एक्सेलरेशन दिया गया है। रेडियल एक्सेलरेशन जो है या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो पावर डेवलप नहीं कर रहा है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। तो रेडियल एक्सेलरेशन जो हमारा दिया गया है n स्क्वायर इंटू आर इंटू टी स्क्वायर, एन स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर। तो ये v स्क्वायर बाय आर है, दैट इज n स्क्वायर इंटू आर इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए कि v स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो देयरफॉर हमारा v जो रहेगा एन इंटू आर इंटू टी बनेगा। और आप dv/dt अगर निकालने जाते हो, यहाँ पर चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एक सेकेंड में उसकी स्पीड कितने से चेंज होती है, तो ये हमारे पास nr है। तो इन दो डेट इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू मास, dv/dt इज nr, v इज nrt, राइट, v इज इक्वल टू nrt। तो ये पावर जो डेवलप होता है m, एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी।
तो ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं उधर। तो ये फोर्थ वाला है। इसके बाद यहाँ पर आगे वाला हम प्रॉब्लम करेंगे। आगे जाते हैं तो 200 ग्राम्स ऑफ वाटर, 200 ग्राम वाटर इज हीटेड फ्रॉम 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम इग्नोर कर रहे हैं एक्सपांशन ऑफ वाटर, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम को इग्नोर किया गया है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज क्लोज टू, स्पेसिफिक हीट आपको दी गई है 4.184 जूल्स पर केजी पर केल्विन। तो अगर हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो हम फर्स्ट लॉ यूज करते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू, सिंस देर इज नो एक्सपांशन therefore there is no work done. So what is change in internal energy? That is change in internal energy is just equal to heat put in the system. What is the heat put in the system? Mass into specific into change of temperature. How much, कितना मास दिया गया आपको? आपको मास दिया गया होगा 200 ग्राम्स। तो अगर आप किलोग्राम में कर रहे हो तो 1000 से इसको डिवाइड करना है। और स्पेसिफिक हीट आप ले रहे हो 4184, चेंज इन टेम्परेचर हमारा 20 है। तो ये दो कट जाएगा यहाँ पर, 2 1 2, 2 5 10, 5 4 20। अब 4184 को यहाँ पर हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16, 8 4 32 प्लस 1 33, 4 1 4, 5 6 7, 4 4 16। ये इसकी आंसर आई है। और ये देखिए ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हमारा रहेगा वो जूल्स में रहेगा एज पर द यूनिट जो इंफॉर्मेशन दिया गया है। और अगर आप इसको किलो जूल्स में करने चाहते हो तो डिवाइड बाय 1000, तो 16.7 किलो जूल्स ये इसका आंसर रहेगा। तो 16.7 किलो जूल्स, ये देखिए यहाँ पर ये फोर्थ वाला है तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग 1000 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो ये किलो जूल्स में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 16.7 किलो जूल्स आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते। हाइड्रोजन एटम दिया गया है, ये ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 2 टू ऑर्बिट नंबर 1 और एक फोटोन को इमिट कर रहा है। ये फोटोन स्ट्राइक कर रहा है डबल आयनाइज्ड लिथियम एटम को इन एन एक्साइटेड स्टेट। तो वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट है और कंप्लीटली उसको रिमूव करता है। तो हमको लीस्ट क्वांटम नंबर फाइंड करना है फॉर द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द आयन। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी जो रिलीज हुई है वो रहेगा हमारा E2 माइनस E1। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ऑर्बिट नंबर 2 से ऑर्बिट नंबर 1 में। तो ऑर्बिट नंबर 2 में जो एनर्जी रहेगी वो आप देखिए -13.6 डिवाइड बाय 4, ऑर्बिट नंबर 1 में -13.6 डिवाइड बाय 1, तो ये प्लस हो जाएगा -13.6 डिवाइड बाय 4 प्लस 13.6 डिवाइड बाय 1। तो ये हम लोग इसको 4 कॉमन लेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और 13.6 मल्टीप्लाई बाय 4 जो आप करेंगे तो ये आएगा 4 6 24, 4 3 12, 13 14, 4 1 4 5, 54.4 डिवाइड बाय 4, 4 1 4, 4 3 12, 4 6 24। ठीक है, तो 13.6 EV एनर्जी रिलीज हो रही है। अब आप देखिए कि ये जो एनर्जी है 13.6 EV, ये जो है वो उस एटम को हिट कर रहा है। कौन से एटम को? लिथियम एटम को, जो एक्साइटेड स्टेट में और कंप्लीटली रिमूव्स द इलेक्ट्रॉन। मतलब ये एनर्जी जो रहनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी।
क्योंकि ये एनर्जी जब इक्वल टू जीरो रहेगी तो इलेक्ट्रॉन वहां से, ये एनर्जी जब ग्रेटर रहेगी, इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी रहेंगी, तो इलेक्ट्रॉन विल जस्ट एस्केप फ्रॉम द एटम। और अगर ग्रेटर रहेगी तो भी ये चलेगा, तो भी इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव कर देगा, फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगी काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए 13.6 बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन जो है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी जो रहेगी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो वो रहेगा प्लस में, और टोटल एनर्जी जो है इसका रहेगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो लिथियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जेड आपका 3 आ जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम एटम विल बी प्लस 13.69 आ जाएगा, डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो 13.6 को हम लोग, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यहाँ पर लिथियम दिया गया है कि बेरिलियम दिया गया है, लिथियम दिया गया है, तो ये 9 आ जाएगा, और 13.6 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये यहाँ पर हमारा 13.6 आया हुआ है जो हम लोग ले रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 2 4 6 जा 24। यहाँ पर ये 13.6 इंटू 4 आपका 54 आ जाएगा। 54.4 माइनस ये 13.6 हमको करना है। तो जब हम इसको -13.6 से हम कर रहे हैं, ये देखो ये 3 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, तो ये 6 यहाँ पर हो जाएगा। 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 6 7 8, ये 3 माइनस 3 0, ये 40.8 हो जाएगा। 40.8 डिवाइड बाय 4, तो अगर आपने इसको 40.8 लिया हुआ है, इसको आप डिवाइड कर रहे हो 4 से, 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 2 जा 8, तो 10.2 ईवी है। तो इसका मतलब ये जो हमारा आने वाला एनर्जी यहाँ पर, ये 10.2 ईवी रहेगा, राइट। ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगी जब वो जंप कर रहा है कहाँ से, सेकेंड ऑर्बिट से लेके फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये 10.2 ईवी को इमिट कर रहा है। तो हमारी ये जो 10.2 ईवी रहनी चाहिए, ये ग्रेटर या तो इक्वल होना पड़ेगा इसको बाइंडिंग एनर्जी से। क्योंकि अगर आपने 10.2 सप्लाई किया है तो इलेक्ट्रॉन विल जस्ट एस्केप फ्रॉम द एटम, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। लेकिन 10 पॉइंट ज़्यादा से रहेगी तो वो क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। और ये बाइंडिंग एनर्जी मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ अभी इसकी, तो 10 बाइंडिंग एनर्जी जो रहेगी इसकी 13.6 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आप देखो 9 6 जा 54 है, 3 9 जा 27, ये 32, फिर 9 1 जा 9 10 11 12, तो 122.4 आएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई एन स्क्वायर रहेगा, एंड ये 10.2 रहेगा। तो देयरफॉर एन स्क्वायर, ये बाइंडिंग एनर्जी है, देयरफॉर 10.2 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू दिस। जो बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाल रखी है दैट इज 122.4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो हमारी ये जो एनर्जी रहनी चाहिए ग्रेटर और इक्वल रहनी चाहिए, देयरफॉर एन स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 122.4 डिवाइड बाई 10.2। तो अगर इसको हम सॉल्व करने जाते हैं तो एक 102 को डिवाइड किससे करना है, 122 से, तो 102 मल्टीप्लाई बाय लेटस से 12 से आप मल्टीप्लाई करते हो, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 जा 2, 1 0 0, 1 1 जा 1, तो 1224 आता है। तो इसका मतलब एन स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 12, एन शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर ये 12 आता है, तो ये एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 रहना चाहिए। तो एन स्क्वायर इज, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 12, देयरफॉर एन शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो देयरफॉर आप अंडर रूट 12 अगर निकालने जाओगे तो आप देखो यहाँ पर अंडर रूट 16 4 आ जाएगा, और अंडर रूट 25 आपका 5 आ जाएगा,
राइट। और अंडर रूट अगर आप 9 में जाते हो तो ये 3 आ जाएगा, तो ये 3 और 4 के बीच में रहेगा। तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.5। तो मिनिमम जो रहेगा हम लोग इसको ले सकते हैं 3.5। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल है तो सबसे मिनिमम जो रहेगा वो 3.5 रहेगा, और 3.5 को राउंड अप कर रहे हो तो उसको 4 लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर हमारा 4 आ जाएगा। 3.5 को अगर हमने लिया हुआ है तो इसका मतलब इसको जस्ट राउंड अप करेंगे तो ये आंसर हमारा 4 आ जाएगा। तो ये 4 की तरफ हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट प्रॉब्लम है वर्नियर कैलिपर के ऊपर। तो इसमें दिया गया है कि वर्नियर कैलिपर के अंदर एन डिविजन्स जो है आपके मेन स्केल के, वो कोइंसाइड हो रहे n+1 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। गिवन वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू ए यूनिट, फाइंड द वर्नियर कांस्टेंट। तो हमको वर्नियर कांस्टेंट निकालना है। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ आपको। वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के लिए, दैट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है। गिवन 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, गिवन 1 मेन स्केल डिवीजन आपको दिया गया है यहाँ पर 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू ए यूनिट्स। तो यहाँ पर ए यूनिट्स रहेगी माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी हमको वर्नियर स्केल डिवीजन भी हमको मेन स्केल फॉर्म में निकालना है। तो n+1 डिवीजन जो है वो मैच करता है n डिवीजन से। तो इसका मतलब n+1 डिवीजन्स अगर आप देखोगे वर्नियर कैलिपर के, ठीक है, हमको यहाँ पर देखो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन तो दिया है, लेकिन इसको निकालना है यूनिट्स में, राइट। n प्लस डिवीजन जो रहता है उसकी वैल्यू यूनिट्स में कितनी रहेगी, वो मैच कर रहा है n डिवीजन से मेन स्केल से। और n डिवीजन्स में, n डिवीजन्स एक डिवीजन में a यूनिट है, तो n डिवीजन में कितने यूनिट हो गए, na हो गए। तो हमको निकालना है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन में कितने यूनिट्स रहेंगे। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये लिख सकते हो यूनिट्स और ये लिख सकते हो डिवीजन्स। तो अगर वर्नियर स्केल डिवीजन की बात, वर्नियर स्केल की बात करते हैं तो n प्लस डिवीजन कितने कॉरस्पॉन्ड होते हैं, na यूनिट्स को। इसका मतलब 1 डिवीजन कितने यूनिट को कॉरस्पॉन्ड हो रहा है, क्योंकि मेन स्केल का जो n+1 डिवीजन जो है वो मैच कर रहा है n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कितने यूनिट्स को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, na, क्योंकि 1 डिवीजन कॉरस्पॉन्ड कर रहा है a यूनिट को। फिर ये हमको मालूम करना है कि वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर के अंदर 1 डिविजन्स कितने यूनिट बनते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हम करने जा रहे हैं, तो आप देखो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो n+1 इंटू n इज इक्वल टू na। तो n इज इक्वल टू na अपॉन n+1। तो ये बेसिकली आ गया है। अब वर्नियर कांस्टेंट देखो आपका a माइनस एन ए अपॉन n+1 रहेगा। तो ये क्या बनेगा आपका a इंटू n+1 माइनस एन ए अपॉन n+1। तो ये आपका रहेगा a अपॉन n+1 यूनिट्स। तो 1 वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू, वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू a अपॉन n+1 यूनिट। a अपॉन n+1 यूनिट आएगा। इसका आंसर आपका 3 आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एवरीबॉडी।